इग्नू MPS 003। आज का चैप्टर नंबर है आर्थिक सुधार और भूमंडलीकरण। स्पष्ट है चैप्टर से ही, आर्थिक सुधार और भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण और आर्थिक सुधार, ये दोनों का क्या प्रभाव रहा भारत में, इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला चैप्टर है पृष्ठभूमि, 1991 का आर्थिक संकट। भारत में किस तरह से किस कारण से आर्थिक संकट आया और इससे हम किस तरह उभरे, उसे हम मुख्य रूप से इस चैप्टर में समझेंगे। भारत में आर्थिक सुधारों को समझने के लिए 1991 के संकट को समझना जरूरी है। पहला पॉइंट है भुगतान संतुलन का संकट। भुगतान संतुलन का संकट। भारत के पास विदेशों से आयात करने के लिए केवल 2 हफ्तों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। खाड़ी युद्ध। तेल की कीमतें अचानक बहुत बढ़ गई और विदेशों से भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाले पैसे में कमी आ गई। खाड़ी युद्ध हुआ तो उससे अचानक तेल की कीमत बढ़ गया और विदेशों से जो भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाला पैसा था उसमें भी कमी आई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि खाड़ी देश में ज़्यादातर भारतीय लोग काम करते हैं। अगला, ऋण का जाल और राजकोषीय घाटा। सरकार का खर्च उसकी आमदनी से बहुत अधिक हो चुका था। IMF की शर्तें। संकट से निकलने के लिए भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन मांगा। इसके बदले में इन संस्थाओं ने भारत के सामने अपने अर्थव्यवस्था को खोलने की शर्तें रखी। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भारत जब आर्थिक संकट में फंस गया तो यह विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन मांगा, लेकिन देने के साथ साथ इस संस्था ने भारत को सामने कुछ शर्त रखा, जिसमें से पहला शर्त था भारत का जो बाजार था उसे खोलने के लिए शर्त रखा गया था। तो चलिए अब अगला पॉइंट पे हम लोग आते हैं। हमारा अगला पॉइंट है दूसरा नंबर, LPG मॉडल की शुरुआत। तो शर्त में से पहला शर्त था LPG मॉडल की शुरुआत। 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसे LPG मॉडल कहा जाता है। L का फुल फॉर्म लिबरलाइजेशन हुआ, जिसे हिंदी में उदारीकरण कहते हैं। इसका अर्थ है सरकारी नियंत्रण और लाल फीताशाही को कम करना। उद्योगों के लिए लाइसेंस राज को लगभग खत्म कर दिया गया। आयात निर्यात के कड़े नियमों को सरल बनाया गया। उदारीकरण से मतलब हुआ कि जो भी बड़े बड़े उद्योगों के लिए नियम कानून था उसको कम किया गया, सरल किया गया। अगला, P फॉर प्राइवेटाइजेशन, जिसका हिंदी नाम हुआ निजीकरण। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कम करना और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। अर्थात सरकार के अंडर में ज़्यादातर कंपनियां थी, अब धीरे धीरे सरकार उस कंपनी को निजी क्षेत्र में देने लगे। विनिवेश। सरकारी कंपनियों के शेयर निजी हाथों में बेचे गए। नेक्स्ट पॉइंट है G फॉर ग्लोबलाइजेशन, जिसे वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण भी हम लोग कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा गया। अब अगला पॉइंट है विदेशी निवेश और विदेशी कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे खोले गए। तो इस प्रकार से LPG की उदाहरण अगर एक प्रकार से हम कहें तो उस आर्थिक संकट में भारत के लिए जो विश्व बैंक के द्वारा शर्त रखा गया LPG का, यह 3 स्तंभ था, जिसके माध्यम से भारत के बाजार में विदेशी या निजी कंपनियों को पैर जमाने का अवसर मिला। अब हम लोग अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भारतीय राजनीति और समाज पर इसका प्रभाव। भारतीय राजनीति और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? इस सुधार प्रक्रिया के 2 तरफा प्रभावों को विस्तार से चर्चा की गई है। तो इसमें दोनों प्रभाव पड़ा, सकारात्मक और नकारात्मक। पहला सकारात्मक प्रभाव देखते हैं।
आर्थिक समृद्धि, भारत की जीडीपी विकास दर में भारी उछाल आया और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल हुए। जब विदेशी कंपनियां भारत में आए तो स्वाभाविक बात है रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन होगा सामान का, इससे क्या हुआ, भारत का जीडीपी बढ़ा। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, जो विदेशी मुद्रा खत्म होने की कगार पर थी वह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। सेवा क्षेत्र का उदय, आईटी, टेलीकॉम, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर उद्योगों का तेजी से विकास हुआ जिससे कि लाखों युवाओं को रोजगार मिला। विदेशी कंपनियां सब आई जिससे कि इन सभी क्षेत्रों में रोजगार का अवसर बढ़ा। उपभोक्ताओं को लाभ, बाजार में प्रतियोगिता बढ़ने से आम लोगों को बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुएं और सेवाएं कम कीमत पर मिलने लगी। तो ये सब हमारा सकारात्मक पॉइंट था। अब हमारा कुछ नकारात्मक पॉइंट था, उसे समझते हैं। नकारात्मक प्रभाव और चुनौतियां, कृषि क्षेत्र की उपेक्षा, आर्थिक सुधारों पर ध्यान उद्योगों और सेवा क्षेत्र पर रहा। कृषि क्षेत्र की विकास दर धीमी हो गई जिससे कि ग्रामीण और शहरी भारत के बीच की खाई गहरी हो गई। अगला पॉइंट है असमानता में वृद्धि, अमीर और गरीब के बीच का अंतर बढ़ा। संगठित क्षेत्र में नौकरियां कम हुई और असंगठित क्षेत्र में असुरक्षित रोजगार बढ़े। संगठित क्षेत्र में जैसे बड़े बड़े सरकारी कंपनियां, उन सभी में निजी कंपनी, सरकारी कंपनी, वो सब में नौकरियां कम हुई। निजी कंपनी में ज़रूरत के अनुसार से वर्कर गया और सरकारी कंपनी जो थी वो अब निजी हो गया, उसमें क्या हुआ, नौकरी कम हुई। लेकिन असंगठित क्षेत्र जैसे कृषि सब में असुरक्षित रोजगार बढ़ा, बहुत ज़्यादा रोजगार बढ़ा। अब अगला क्षेत्रीय असंतुलन, विदेशी और निजी निवेश केवल उन्हीं राज्यों में गया जो पहले से विकसित थे, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, बिहार, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी राज्यों इस रेस में पीछे छूट गए। कल्याणकारी राज्य का पीछे हटना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सरकार की भूमिका कम होने लगी और निजी संस्थाओं का वर्चस्व बढ़ा जिससे ये सुविधाएं गरीबों के लिए महंगी हो गई, और जो अभी हम लोग वर्तमान में भी देखते हैं। अगला है राज्य की बदलती भूमिका, भूमंडलीकरण के दौर में राज्य की भूमिका खत्म नहीं हुई बल्कि बदल गई। नियंत्रक से नियामक, पहले राज्य नियंत्रक के रूप में थी, अब नियामक के रूप में हो गया, सिर्फ देख रेख करने वाला। पहले सरकार खुद बिजनेस चलाती थी और हर चीज को नियंत्रित करती थी, अब सरकार एक रेगुलेटर, सुविधा प्रदाता की भूमिका में है। जैसे टेलीकॉम के लिए ट्राई, टेलीकॉम कंपनी सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, ट्राई का के माध्यम से देख रेख होता है। शेयर बाजार के लिए सेबी बनाना, तो इन सभी के माध्यम से सरकार सिर्फ नियामक के रूप में रहा। लोकतांत्रिक दबाव और सुरक्षा जाल, वैश्वीकरण के बुरे प्रभावों से गरीबों को बचाने के लिए सरकार को लोकतांत्रिक दबावों के कारण नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करनी पड़ी, जैसे मनरेगा, खाद्य सुरक्षा कानून, ताकि सामाजिक असंतोष को रोका जा सके। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि आर्थिक विकास और भूमंडलीकरण से किस प्रकार भारत में प्रभाव पड़ा। धन्यवाद।